नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, आयुर्वेदाचार्य, माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज़ के बारे में। मेनोपॉज़ यानी रजोनिवृत्ति। तो मेनोपॉज़ क्या होता है? जैसे इसके नाम से ही पता चलता है मेनोपॉज़, दो शब्दों से बना है मेनो प्लस पॉज़। मेनो माने मेंस्ट्रुएशन और पॉज़ माने रुकना। तो मेनोपॉज़ का मतलब हुआ मेंस्ट्रुएशन का रुकना, मतलब मेंस्ट्रुएशन का परमानेंट बंद होना, यानी मासिक धर्म का परमानेंट बंद होना, उसको मेनोपॉज़ बोला जाता है या रजोनिवृत्ति बोला जाता है। ये जनरली 42 साल से लेके 55 साल की आयु के बीच में मिलता है और इंडिया में ये 46 साल के आस-पास है कि 46 साल में मेनोपॉज़ हो जाता है जनरली। मेनोपॉज़ एक बहुत ही धीमे-धीमे से चलने वाली प्रक्रिया है। ये कई बार 5 साल भी ले लेती है मेनोपॉज़ होने के लिए। तो इसके 3 फेजेज़ हैं, प्री मेनोपॉज़, पेरी मेनोपॉज़ और पोस्ट मेनोपॉज़। तो प्री मेनोपॉज़ यानी मेनोपॉज़ से जो पहले वाला टाइम है, पेरी मेनोपॉज़ जिस टाइम पे मेनोपॉज़ हो रहा है और पोस्ट मेनोपॉज़ या मेनोपॉज़ के बाद की स्थिति। तो ये थे सभी मेनोपॉज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। इसके कारणों में सबसे पहले क्या है कि जो ओवरीज़ के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, उनके ऊपर एक हार्मोन एक्ट करता है एफएसएच, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो ओवरीज़ के अंदर जो फॉलिकल होते हैं, वो एफएसएच से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। एफएसएच उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी में नहीं आ पाते, तो एंडोमेट्रियम जो लेयर है, वो पूरी तरह तैयार नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसकी शेडिंग नहीं होगी और पीरियड्स नहीं आएँगे। तो यही कारण है मेनोपॉज़ का कि जो हार्मोन्स का जो लेवल है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, वो कम होता चला जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से मेनोपॉज़ हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्पटम्स के बारे में। इसमें 3 प्रकार से सिम्पटम्स आते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल सिम्पटम, दूसरा बॉडी से रिलेटेड सिम्पटम, तीसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सिम्पटम। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स की बात करते हैं। इसमें क्या रहेगा, इसमें हॉट फ्लशेस रहेंगे। हॉट फ्लशेस का मतलब है कि जो फीमेल की जो एकदम उसको गर्मी महसूस देगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और बहुत सारा पसीना आएगा उसको, और वो 1 से 2 मिनट के बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। दूसरा, इसमें सिर में दर्द रह सकता है फीमेल को। तीसरा, इरिटेबिलिटी रहेगी, यानी चिड़चिड़ापन रहेगा उसको। चौथा, मूड स्विंग्स रहेंगे, कभी उसका मूड ठीक हो जाएगा, कभी उसका मूड डिस्टर्ब हो जाएगा और उसको नींद नहीं आएगी, बहुत अच्छी नींद नहीं आएगी उसको। तो ये सभी इसके साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स थे। दूसरा, शरीर से रिलेटेड क्या सिम्पटम आते हैं, इसमें थकावट रहेगी, शरीर में लैक ऑफ एनर्जी रहेगी, शरीर गिरा-गिरा महसूस करेंगे। दूसरा, स्किन से रिलेटेड क्या सिम्पटम आएगा, स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाएगी, स्किन लटक जाएगी। कई बार किसी-किसी पेशेंट में फेशियल हेयर्स भी आ जाते हैं और शरीर में दर्दें भी रह सकती हैं। तीसरा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड सिम्पटम, इसमें क्या होगा, वजाइना के अंदर ड्राइनेस मिलेगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहेगा। दूसरा, इचिंग भी होगी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हार्मोन्स के अभाव से वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब सब श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। और पोस्ट मेनोपॉज में क्या मिलेगा, पोस्ट मेनोपॉज में क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस मिलेगी। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि जो हड्डियों में कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और उन पे चोट लगने से क्या होगा, हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा, इसमें हार्ट से रिलेटेड सिम्टम मिल सकते हैं, यानी इसमें हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं इसको ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, इसको मैनेज कैसे किया जाए, इसमें क्या हमें करना चाहिए जिससे फीमेल को कम से कम दिक्कत महसूस दे। तो इसमें 4 स्टेप्स हैं, अगर इन 4 स्टेप को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो उसमें पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सबसे पहला स्टेप है एजुकेट द पेशेंट एंड एश्योरेंस, मतलब पेशेंट को एजुकेट करना है, उसको उसकी बीमारी के बारे में बताना है कि ये मेनोपॉज चल रहा है आपका और इसमें ये सिम्टम्स आते हैं और ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। उसको एश्योर करना है कि ये सिम्टम जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। दूसरा, पेशेंट को प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशन में क्या लेना है, उसको वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन नहीं करना है, उसको जो ऐसी चीज़ें जो वायु को बढ़ाती हैं वो नहीं करनी है। दूसरा, उसको सैर करनी है, उसको नींद अच्छी लेनी है। तेल तला भोजन, जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, इन चीज़ों से परहेज रखना है। तीसरा, मेडिटेशन और योगा प्राणायाम। तो मेडिटेशन में क्या करना है, उसको उसको मेडिटेट करना है, उसको ध्यान लगाना है। उसको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट जितना हो सके उसको ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने से क्या होगा, उसका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा और माइंड से रिलेटेड सिम्पटम उसको रिलीव करेंगे। दूसरा, उसको अनुलोम-विलोम और कपालभाति प्राणायाम करना है, जिससे उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। तीसरा, उसको लंबी सैर करनी है, कम से कम उसको 20 से 25 मिनट उसको सैर करनी है लंबी, और उससे भी उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। जो लास्ट पॉइंट है इसमें मेडिकेशन। इसमें मेडिकेशन क्या है, इसमें जो पेशेंट के सिम्पटम्स आ रहे हैं उसके अनुसार ही इसमें दवाइयाँ दी जाएँगी। इसमें अपनी मर्ज़ी से आपको कोई दवाई नहीं लेनी है, उसके लिए किसी योग्य डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको हमारे से संपर्क करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।